चैप्टर में घुस गए हैं। ये प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ देखिए दूसरा चैप्टर है। आज हम फिर इसका ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। जिसके पास बुक न है कृपया करके मेरे चैनल में आके सारा वीडियो अपलोड मिलेगा। आपके लिए हम पूरा काम करेंगे। इसका कहाँ चल गया भैया? ओहो, इसमें बनाने वाला ये तो ना ये होगा। आप समझते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको मोड़िए पहले बढ़िया से। आप समझते हैं। 1 नंबर पहला, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी पूर्व पथ में विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए हम बता देते हैं इसको अपवर्तन काहे कहते हैं। ठीक है, देखो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। कैसे होता है? जैसे देखिए एक नदी है, उसमें आप टॉर्च डालिए, थोड़ा सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, विचलित अपने मार्ग से थोड़ा हट कर दिखेगा, इसलिए उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वही यही कह रहा है उसको। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के नियम 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कोई भी प्रकाश आती है की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वो हो जाती है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 4 नंबर में, जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुझे सीधे निकल सॉरी बढ़िया से आप पढ़िए। क्या बोला? जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। हम अब समझाते हैं। जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यम, एक इधर माध्यम एक 2 माध्यम को अलग करने वाली 2 माध्यम है, उसको अलग करने वाली सतह जो है पर लंबवत पड़ती है, सीधा पड़ती है तो वह बिना मुड़े ही सीधे निकल जाती है। प्रकाश की किरण आ रही है 2 माध्यम से को अलग करने वाली सतह, उसमें कुछ डाल देंगे, बिना वो मुड़े चल जाएगी, बिना वो मुड़े सीधे निकल जाएगी। ये कह रहा है कोई भी प्रकाश उसका बीच में कुछ रख देंगे तो वो क्या मुड़ के दूसरा जगह जाना चाहिए ना, मुड़ता ना है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, जैसे एक। ठीक है, 5 नंबर, पानी से भरी बाल्टीन की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन होना। देखो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने की कारण होते प्रकाश का अपवर्तन। पानी भर देंगे, पानी पूरा स्थिर कर देंगे ना, लगेगा कि उसका जो नीचे का चट्टा जो होता है ऊपर उठ जाएगा, लगेगा पानी की गहराई कम दूर तक है, इसलिए उसे प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। समझे? 6 नंबर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब परावर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण से। परावर्तन मतलब प्रकाश की आ रहा है, ठीक है, इसका चाल है, ये आता है, इसका चाल थोड़ा इसका पानी में जाएगा, इधर हो जाएगा, इसी माध्यम के अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है, ई माध्यम से ऊ माध्यम में जाता है
तब अपवर्तन कैसे होता है? तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण यहाँ से उधर मुड़ जाता है, तब परिवर्तन हो जाता है, इसलिए अपवर्तन होता है। अब देखिए 7 नंबर क्या बोला, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? सघन माध्यम और से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर, सघन माध्यम उसे कहते हैं जो कम हवा, मतलब हवा तेज हो, शायद हवा तेज हो, उसमें प्रकाश गमन करता, जहाँ प्रकाश ना हवा ना वहाँ में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो अपवर्तन कोण बड़ा होता है। क्या होता है? अपवर्तन कोण बड़ा होता है। आपतन कोण नहीं छोटा वाला, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। जैसे इसका छोटा नाम है, इसका बड़ा नाम है, ई बड़ा हो जाएगा। क्या समझ? सला ई बड़ा को बड़े न कहेंगे। 8 नंबर देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तनक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है, तब वह मुड़ जाती है। कोई भी प्रकाश की किरण, जब भी प्रकाश की किरण हवा से फिर से कांच के प्रिज्म की अपवर्तनक सतह से होकर प्रवेश करती है, तो दूसरे अपवर्तन सतह जो है नीचे का सतह होकर बाहर निकल जाती है, तब वह मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? प्रिज्म की आधार की ओर मुड़ जाती है। समझ लेना, बहुत भारी क्वेश्चन है, हमारा मुंह दुखाने लगता है इतना बोलते बोलते। चलो बोलना न पड़ेगा, कब में समय बचा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती है, मतलब आती है, प्रवेश करती है, वही आती है, दूसरी अपवर्तन सतह होकर बाहर निकल जाती है, तो किसकी ओर मुड़ जाती है? एक बगल प्रवेश करती है, एक बार अति बाहर निकल जाती है, वो प्रिज्म के आधार की ओर से मुड़ जाती है। समझ है? 9 नंबर, किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणों किसी लेंस से अपवर्तनक होकर जिस बिंदु पर मिलती है, उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। देखो कैसे बताते हैं। 1 नंबर ये 14 में लेकर आएंगे इसको। क्या नंबर में था? 9 नंबर में ना, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता? मिट्टी का। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल लेंस। समझे? वास्तविक बना सकता, उत्तल लेंस बना सकता। 12 नंबर, किसके माध्यम से अपवर्तन का मान होता है? sin i बटा sin r। कितना है बाबा? इसमें 28 तो है, इतना ज़्यादा। देखिए, प्रकाश एक माध्यम से जिसका परावर्तन ni और दूसरे माध्यम से जिसका परावर्तन n2 है जाता है, यदि अपवर्तन कोण i तथा अपवर्तन कोण r है, तो sin i इनवर्स r बराबर होगा, क्या होगा? ni nr2 के बराबर होगा, काहे कि sin कट जाएगा। चौदह नंबर, इस दर में रखे हुए कांच के आयताकार
स्लेट पट्टी से होकर किरण के पथ नीचे चित्र 2.24 में दिखाई दे तो कांच का अपवर्तन 1.5 हो तो ध्रुव का अपवर्तनक होगा 1.5 होगा। सरल सूक्ष्म किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। छोटा उत्तल लेंस किनारों का बक्सा बीच में मोटा होता है। 17 नंबर, किसी उत्तल लेंस की सापेक्ष कोई वस्तु बीम किसी स्थान पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो किया जा सकता है। फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रहेगा उत्तल लेंस पर तभी होगा। 18 नंबर, उत्तल लेंस में जब वस्तु बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक एवं सीधा बनता है। 19 नंबर, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु बीम रखी गई है तो लेंस में उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। और बोलता है 20 नंबर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इनकी क्षमता है -5 डायोप्टर। ठीक है। यदि किसी बीम उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस की दूरी के बीच हो तो वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। 22 नंबर, जब इधर आप सब ने पढ़ सकते हैं। चलिए हल्का फुल्का उसके बाद सोएंगे। चलिए ये हो गया। जब एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी वस्तु बीम रखा जाता है तो उसे वास्तविक का एक काल्पनिक प्रतिबिंब लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर से अधिक से होता है। इसका भी इधर देखें, देखें समझ गए। किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब होगा साला, प्रतिबिंब है वो अवतल लेंस के द्वारा। 24 नंबर, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है। यह होगा 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी उत्तल लेंस में किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या होगा? 4 डायोप्टर। एक गोले दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, दोनों ही उत्तल दर्पण। किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों के लिए इनमें से कौन सा लेंस उपयोगी है? 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस। 28 नंबर, एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की ही फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, दोनों का संभवत है अवतल दर्पण। इतना ही 13 मिनट का वीडियो हो गया। नींद लग रहा, आगे हम कल धोखा बनाएंगे, नहीं तो नींद बहुत लग रहा है, सोना चाहिए। पढ़ा ही ना जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। बस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब इसको वीडियो एंड।